दोनों अब फटाफट से रसगुल्ले खा रहे थे। ऋषभ ने देखा कि उसके पास बस एक रसगुल्ला बचा है, जबकि बाबा के दो बचे थे। वह मुस्कुरा दिया। जैसे ही उसने अपना 10वां रसगुल्ला खाया कि रॉय सर को खांसी उठ गई। वो जोर से खांसने लगे। ऋषभ ने घबराकर उनकी पीठ को थपथपाना शुरू कर दिया। बाबा, पानी कहाँ है? रॉय सर ने खांसते हुए बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर रखे पानी के गिलास की तरफ इशारा किया। उनकी खांसी बंद ही नहीं हो रही थी। ऋषभ भागकर पानी लेने गया। उसके सामने से हटते ही रॉय सर ने अपना 9वां रसगुल्ला फटाफट से खाकर अपना 10वां और वह 11वां रसगुल्ला अपने मुंह में दोनों तरफ रख लिए। वह खड़े होकर नाचते हुए ताली बजाने लगे। ऋषभ अब पानी का ग्लास ले बाबा की तरफ मुड़ा कि उन्हें ऐसे देख हैरान रह गया। क्या हुआ? रॉय सर ने बड़े बाउल की तरफ इशारा किया और अपने मुंह में रखे दोनों रसगुल्लों की तरफ इशारा किया। अब ऋषभ को समझ में आया कि उसे वहां से हटाने के लिए बाबा ने नाटक किया था। वह ग्लास वापस रख बाबा के पास नाराज होते हुए आया। आपने चीटिंग की, यह सही नहीं है। आपका कुछ नहीं हो सकता, यह बहुत गलत बात है। रॉय सर ने अब मुंह में रखे रसगुल्ले खाए और हंसने लगे। प्यार और जंग में सब जायज है मेरे बच्चे, समझे? ऋषभ: हाँ, सब देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। दोनों बाप बेटे बिस्तर पर जा बैठे। रॉय सर: हाँ तो कैसे उल्लू बनाया मैंने तुझे? कहाँ तो तू मुझे रसगुल्ले नहीं खाने दे रहा था, और कहाँ मैं तेरी ही आंखों के सामने बैठा बैठा 11 रसगुल्ले खा गया। देखा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। ऋषभ यह सुनकर मुस्कुरा दिया। रॉय सर: एक बात पूछूं तुझसे? ऋषभ: हाँ बोलो ना बाबा। रॉय सर: सच सच बताना, आज क्या शरारत की है तूने? ऋषभ हैरानी से उन्हें देखने लगा। रॉय सर: मुझे पता है कि तूने कुछ तो कांड किया है। आज तेरे चेहरे पर यह जो अलग ही मुस्कुराहट है, यह तो तभी होती है जब तू कुछ करके आता है। तो बता, क्या किया तूने? किसको तंग किया है? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऋषभ रॉय कहीं जाए और शरारत न करे। ऋषभ मासूम सा चेहरा बनाकर बोला। बाबा, आप मुझ पर शक कर रहे हो, अपने बच्चे पर? रॉय सर: हाँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे की हरकतों को जानता हूँ। ऋषभ अपनी जगह से उठकर बाबा के सामने बैठ गया। पहले आप यह बताओ कि मुझसे ये सवाल पूछ कौन रहा है, ब्रिगेडियर जयदीप या फिर मेरे बाबा? रॉय सर: बाबा ही पूछेंगे ना, इतने प्यार से तो। ऋषभ: फिर ठीक है। उसने अब सारी बातें बाबा को बताई कि कैसे उसने देव के ऊपर पानी डलवाया और फिर नमकीन चाय भेजी, लेकिन उसे देव की जगह मंजीत ने पी लिया। रॉय सर: ऐसी बात है, बड़ा मजा आया होगा ना? ऋषभ: हाँ बाबा, बड़ा मजा आया। रॉय सर ने अब उसका कान पकड़कर खींच दिया। ऋषभ दर्द से कराह उठा। बाबा, बाबा, दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? रॉय सर ने उसे छोड़ा। ऐसे किसी को तंग करना बहुत गलत बात है। ऋषभ नाराज होते हुए बोला। और उसने जो किया वह सही था। आप प्यार प्यार से मुझसे सबसे पहले सब कुछ पूछ लेते हो और फिर ऐसे ही कान पकड़कर खींचते हो। मैंने क्या बुरा किया? वह बार बार मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था और मेस में भी मुझे देखकर खाना ले दूसरी तरफ उठकर बैठ गया। बस यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके दिमाग को शांत करने के लिए मैंने यह किया। रॉय सर, मैं मान ही नहीं सकता कि देव ऐसा करेगा। जरूर तूने कुछ किया होगा। ऋषभ अब रूठते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। आपका बेटा मैं हूं या वो? जब देखो उसकी तरफदारी करते हो। 2 दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए, पर आप तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। एक आप अच्छे हो और एक आपका वो दानव अच्छा है। रॉय सर हैरानी से। दानव? कौन दानव? ऋषभ: मेरा मतलब आपका देव। मेरे लिए तो वह दानव ही है। चलिए सो जाइए, और मैं अब ज़्यादा देव पुराण सुनने के मूड में भी नहीं हूँ। कहते हुए ऋषभ कमरे से बाहर निकला कि फिर रुककर मुड़ा और बाबा की ओर देखा।
वैसे एक बात आपको बता दूँ बाबा, वह तो मैं जानता था कि चाहे मैं आपके साथ खेलूं या ना खेलूं, आप उन सारे रसगुल्लों की आज बलि चढ़ा ही दोगे। इसलिए मैंने सोचा कि आप सारे रसगुल्ले खाएं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ कम ही खाएं। मैं खेला, लेकिन इसलिए नहीं कि आपकी बातों में आ गया, बल्कि इसलिए कि आपके साथ आकर आपके हिस्से के 10-11 रसगुल्ले तो कम कर ही दिए। रॉय सर अपने बेटे के तेज दिमाग को देख मुस्कुराने लगे। ऋषभ, याद रखिएगा, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। वह मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। 10 मिनट के बाद देव कमरे में सोया हुआ था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह उठा। अब कौन आ गया? मंजीत तो नहीं? देव ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ऋषभ खड़ा था। देव उसे हैरानी से देखता रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने अपने हाथ से देव को पीछे की तरफ हटा दिया और खुद उसके कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गया। देव, पागल हो गया? ये मेरा कमरा है। ऋषभ अब गुस्से से उठा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरा कमरा है? और यह तो तुम्हें सोचना था जब तुमने मेरे बिस्तर पर पानी फैलाया। देव, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब पानी फैलाया तुम्हारे बिस्तर पर? ऋषभ, अच्छे से जानता हूं मैं इस वाला बदला लिया है ना? देव, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? ऋषभ, और कौन करेगा? मुझे याद है कि मुझे यहाँ आए हुए 2 ही दिन हुए हैं और तुम्हारे अलावा मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। मैंने दोपहर को तुम पर पानी डलवाया था, उसी बात का बदला लिया है तुमने। थोड़ी देर पहले मैं अभी बाबा के पास गया तो तुमने मेरे बिस्तर पर पानी फैला दिया। मैं अब कहाँ सोऊंगा? देव चुपचाप उसे सुनता जा रहा था। पहले मैंने सोचा कि बाबा के पास जाकर सोऊं, फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब तुमने यह गलती की है तो तुम ही भुगतोगे। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। देव, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई पानी नहीं डाला तुम्हारे बिस्तर पर। मैं क्यों करूंगा ऐसा? अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। ऋषभ, ठीक है, फिर मैं बाबा के पास जा रहा हूँ उनसे कंप्लेंट करने कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, और फिर वह तुम्हारी हरकत पर एक्शन लेंगे। उसके पूरे चर्चे कैंट में होंगे। ऋषभ जाने लगा कि देव ने उसे रोका। रुको, तुम यहाँ रह सकते हो, पर पहले मैं तुम्हारा बिस्तर चेक करूँगा। अब दोनों ऋषभ के कमरे में गए। देव हैरान था क्योंकि बिस्तर सच में गीला था। देव, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ऋषभ, यह भी तो हो सकता है कि तुमने मंजीत से काम करवाया हो, और कोई क्यों करेगा ऐसा? देव सोच में पड़ गया। फिर किसने किया? क्या सच में मंजीत ने किया है? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। ऋषभ, अब हो गई तसल्ली? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ऋषभ कमरे से बाहर निकल गया। अब देव भी उसके पीछे पीछे निकला। दोनों देव के कमरे में आए। ऋषभ बिस्तर पर बैठा कि देव बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। ऋषभ, क्यों? मुझ में कांटे लगे हैं क्या? खैर, तुम्हारी मर्जी, जहाँ चाहे वहाँ सो जाओ, सामने सोफे पर या फिर यहीं जमीन पर। देव मन ही मन सोचने लगा कि यह क्या भला मेरे सिर पड़ गई। वह बोला, मैं कहीं और क्यों सोऊंगा? ये मेरा बिस्तर है। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, तो तुम सोफे पर या जमीन पर सो जाओ। ऋषभ, कमरे में आए मेहमान से इस तरह कौन पेश आता है? और यह सब तो हरकत करने से पहले सोचना था ना तुम्हें। देव, कितनी बार कहूँ मैंने नहीं किया कुछ। ऋषभ ने टाइम देखा तो 11 बज गए थे। देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। तुम चाहो तो अपने दोस्त के पास चले जाओ। देव, हाँ, तुम्हारे पास सोने से अच्छा है कि मैं वहीं चला जाऊँ। देव बिस्तर से अपना तकिया लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा कि उसे याद आया, नहीं, इसने बिस्तर के पास रखी टेबल में से कबीर की तस्वीर देख ली तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। वह वापस लौट कर आया और बिस्तर की दूसरी तरफ बैठ गया। कुछ देर बाद देव भी बिस्तर पर लेट गया।
थोड़ी देर बाद देव ने देखा कि ऋषभ सो चुका था। देव अब सोने की कोशिश करने लगा कि तभी ऋषभ का एक पैर उसे अपने ऊपर महसूस हुआ। देव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ऋषभ सोया हुआ है। उसने उसका पैर हटा दिया। थोड़ी देर बाद ऋषभ का हाथ उसके ऊपर था। देव उठ बैठा। क्या मुसीबत है, यह सोते हुए भी चैन से नहीं रह सकता क्या? उसने ऋषभ को थोड़ा आगे खिसकाया और वापस लेट गया, लेकिन ऋषभ था कि बंद ही नहीं हुआ। पूरे बिस्तर पर घड़ी की सुई की तरह घूमता रहा, कभी इधर तो कभी उधर। कभी वह अपना हाथ तो कभी अपने दोनों पैरों को देव पर रख देता। ऋषभ पूरे बेड पर पैर फैलाकर सो रहा था और देव कोने पर सो रहा था। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। रात में भी सुकून नहीं है, इंसान चैन से सो भी नहीं सकता कि तभी उसकी कमर पर ऋषभ ने एक किक जमाई। देव अब धड़ाम से जमीन पर गिरा। ऋषभ ने चुपचाप से आंखें खोली और धीरे धीरे हंसने लगा। बेचारा देव यह भी नहीं जानता कि बिस्तर पर मैंने खुद पानी डाला था और यह हाथ पैर भी इसे तंग करने के लिए ही चला रहा हूँ। यह मेरे बाबा की नज़रों में जो हीरो बनकर बैठा है ना, इसे जीरो बनाकर ही दम लूँगा। अब देखता हूँ कल पूरे दिन कैसे काम करेगा बिना सोए। देव गुस्से से उठा और अपनी तकिया उठाकर ऋषभ के मुंह पर रखने को हुआ कि जान से मार दूँ। उसे अब कबीर की याद आ गई। देव पहले कभी कभी ऐसे ही हाथ पैर चलाता था और उससे बचने के लिए कबीर उसे पकड़कर सोता था, जिससे कि देव ज़्यादा हाथ पैर न चला पाए। लेकिन आज देव के खुद के साथ ऐसा हो रहा था। उसके चेहरे पर पुरानी यादें याद कर मुस्कुराहट आ गई। इस बैल को ऐसे ही काबू में करना होगा। वह वापस बिस्तर पर आया और ऋषभ को अपने हाथों से जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद ऋषभ ने हिलना चाहा, लेकिन हिल नहीं पाया। देव ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ऋषभ नींद में होने का नाटक करते हुए जितना छूटने की कोशिश करता, देव उसे उतना ही कसकर पकड़ लेता। ऋषभ सोचने लगा कि इस दानव की पकड़ काफ़ी मजबूत है। इससे पहले कि यह मेरी हड्डियों का चूरा बनाए, मैं अब चुपचाप सो ही जाता हूँ। कुछ देर बाद ऋषभ सच में सो गया। उसके सोने के थोड़ी देर बाद देव ने आंखें खोली। मैं जानता था कि तू सोने का नाटक कर रहा है, पर तू यह नहीं जानता कि मेरे दोस्त ने मुझे तेरे जैसे जानवरों से निपटने के लिए पहले ही तरकीबें सिखा दी थीं। कुछ ही देर में देव भी सो गया। देव सुबह जब सोकर उठा तो ऋषभ वहाँ नहीं था। लगता है बला टल गई। रॉय सर कैसे झेलते होंगे इसको। फील्ड में भी ये उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ पक्का जोकर लगता होगा। वह फटाफट से तैयार हो रूम से बाहर निकला कि उसे सामने से मंजीत आता दिखा। अरे देव, चल जल्दी, कैडेट्स को ट्रेनिंग देनी है, सभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। देव ने उसे रात की सारी बातें बताई कि कैसे ऋषभ ने उसे परेशान किया। मंजीत, यह तो बहुत शरारती है यार, इसका तो कोई भी भरोसा नहीं। इतना शैतान तो तू भी नहीं था। देव, ऐसे लोगों को मैं अच्छे से संभालना जानता हूँ, पर मैं इससे उलझने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसकी नहीं, रॉय सर की इज्जत का ख्याल है। ये ऋषभ तो पूरी नौटंकी है। मंजीत, वैसे तुझे बता दूँ, आज कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए तेरे मेरे अलावा ऋषभ का भी नाम है। हम तीनों को आज उन्हें हैंडल करना है। देव, गलत। हम दोनों को उन कैडेट्स के साथ साथ उस बिगड़े बच्चे ऋषभ को भी हैंडल करना है कि वह कहीं कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। चल जल्दी। देव और मंजीत अब फील्ड में पहुंचे और सभी कैडेट्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया। मंजीत, यह ऋषभ कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। कि तभी उसकी नज़र सामने से आते ऋषभ पर पड़ी। वह उसे देख हैरान सा रह गया। उसने देव को ऋषभ की तरफ देखने का इशारा किया। देव ने जब उसकी तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। मंजीत, यार इसे क्या हुआ? आज इतना रफ एंड टफ कैसे बन रहा है? और चेहरे पर हंसी भी नहीं है। यह तो बिल्कुल देव, कबीर जैसा लग रहा है, जैसे अपनी ड्यूटी के वक्त कबीर लगता था, एकदम सीरियस।
दोनों को ऐसा लगा कि सामने ऋषभ नहीं कबीर है। वह अब उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों को खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो सोच में डूब गया। इन दोनों को क्या हुआ? ऐसे जोकरों की तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? वह गंभीर भाव से बोला, ट्रेनिंग शुरू करें? दोनों अब होश में आए। देव, जरूर। मंजीत धीरे से बोला, यार यह तो आर्मी ऑफिसर के रूप में है यहाँ। आप बिल्कुल भी जोकर नहीं लग रहा है। देव, कितना बड़ा बहरूपिया है, हमारे सामने कैसा होता है और यहाँ देख इसे। तीनों अपने अपने कामों में लग गए, पर देव और मंजीत का ध्यान ऋषभ पर बराबर बना हुआ था। पूरे 4 घंटे की ट्रेनिंग में उसके चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं आई थी। वह पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी कैडेट्स वापस चले गए। उनके जाने के बाद ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ? लगता है तुम लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान तुम दोनों का ध्यान अपने कैडेट्स पर ना होकर मुझ पर ही था। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गए हो मुझसे। मंजीत, अभी तो तुम हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग के वक्त तुम एकदम अलग थे। ऋषभ, मतलब? मंजीत, हो क्या गया था तुम्हें? एकदम से सीरियस हो गए थे। ऋषभ, मैं अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभाता हूँ, फिर चाहे वह ट्रेनर की हो, कैप्टन की हो, दोस्त की हो या दुश्मन की। कहते हुए उसने देव की तरफ देखा। देव, हाँ वह तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हें मैं भी एक बात समझा दूँ। मैं जब तक चुप हूँ बेहतर है, वरना अगर मैं एक बार शुरू हुआ तो तुम्हारी यह शरारत धरी की धरी रह जाएंगी। बेहतर होगा कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। ऋषभ मुस्कुराकर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे सॉरी कहना होगा, क्योंकि शुरुआत तुमने की थी। देव, बिल्कुल नहीं, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऋषभ उसके पास आकर खड़ा हो गया। माफ़ी तो तुम मांगोगे, और वो भी चीख चीख कर। यह वादा है मेरा तुमसे। देव, देखते हैं। ऋषभ, अब यह बात तुम्हारे सॉरी बोलने से ही ख़त्म करूँगा मैं। कहते हुए वह मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। मंजीत, यार क्या है ये आदमी? कभी कबीर की तरह लगता है तो कभी एकदम से ऋषभ। तू बचकर रहना इससे, शैतान दिमाग है इसका। देव, कुछ नहीं करेगा, यह बकवास कर रहा है। मौली परेशान थी। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि वहां सब कुछ सही है या नहीं? उसने अपना फ़ोन उठाया और देव के घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करने का सोचा। क्या कहूँगी उनसे? उन लोगों ने मेरे और देव के रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। वो क्या सोचेंगे कि देव की शादी के बाद मैं अब भी फ़ोन कर रही हूँ। काफ़ी देर तक वह जद्दोजहद में थी। फिर आखिरकार उसने घर के नंबर पर फ़ोन लगाया। देव की माँ ने फ़ोन उठाया। हेलो मौली। नमस्ते आंटी, मैं मौली बोल रही हूँ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि पता नहीं आंटी उसे क्या खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब दूसरी तरफ से उसने आंटी की शांत आवाज़ सुनी तो वह सोच में डूब गई। आंटी, अरे तुम वही हो ना शिखा की बचपन की दोस्त? बेटा उसकी तो शादी हो गई है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम उसके पर्सनल नंबर पर ही फ़ोन कर लो। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए बात नहीं कर पाऊँगी। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। मौली अब चुपचाप बैठी रह गई। आंटी ने उसे देव की गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ शिखा की दोस्त कहकर पुकारा और गुस्सा भी नहीं किया। क्या वह मुझे सिर्फ शिखा की दोस्त के तौर पर ही जानती हैं? लेकिन देव ने तो कहा था कि उसके घर वालों ने शादी के लिए। अब मौली की आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब देव ने अपने घर वालों से मेरी और अपने रिश्ते के बारे में कभी बात नहीं की। उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसके घर वाले हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने। लेकिन क्यों? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने चुपचाप कहीं और शादी कर ली। वह मुझसे शादी करना चाहता था भी या नहीं? क्या वह सच में मुझसे प्यार करता था? ऐसे ही कई सवालों ने मौली के दिमाग में घूमना शुरू कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या।
राधा माँ ने तारा को अपने कमरे में बुलाया। तारा, क्या हुआ माँ? माँ, इधर आ और मेरे पास बैठ। तारा उनके पास बैठ गई। राधा माँ, देख, तू मेरी प्यारी बेटी है, जानती है ना तू यह बात? तारा मुस्कुराकर, हाँ जानती हूँ, पर बात क्या है? आज कैसे बेटी को मक्खन लगाया जा रहा है? माँ, देख, मुझे गलत मत समझना बेटा, पर एक बात बता, आखिर कब तक ऐसे अकेली जिएगी? तारा हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैं कुछ समझी नहीं। राधा माँ, देख बेटा, मेरी और तेरे माँ बाप की उम्र कितनी बची है अब? कल को रोहन की शादी हो जाएगी, पता नहीं उसकी बीवी कैसी होगी, उसका कैसा स्वभाव होगा तेरे साथ, ना जाने क्या भविष्य है तेरा। तारा का दिल अब जोरों से धड़कने लगा कि माँ उससे कहना क्या चाहती हैं। आप कह क्या रहे हो माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं आप मुझे इस घर से तो जाने को। राधा माँ अब चुप हो गई, फिर अगले ही पल मुस्कुराकर बोली, हाँ, जाने को तो कह रही हूँ, पर बेटी की तरह किसी और के घर की बहू बनकर तुझे अपनी बेटी बनाकर विदा करना चाहती हूँ मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए और तू खुश रहे। यह सुनकर तारा की आंखों से आंसू बह चले। वह उठकर कमरे से बाहर रोती हुई चली गई। माँ उसे पुकारती रह गई, पर तारा नहीं रुकी। वह कबीर के कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर रोने लगी। अब माँ भी उसके पीछे पीछे उसे आवाज लगाती हुई गई। देव अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे मंजीत का फोन आया। वह बहुत ही घबराया हुआ था और हड़बड़ा कर बोल रहा था, देव जल्दी आ यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, जल्दी से मेरे कमरे में। इतना ही कहते हुए उसने अपना फोन कट कर दिया। यह सुन देव घबरा गया। वह जैसे ही उठकर दरवाजे की ओर भागा तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद है। वह चिल्लाया, यह दरवाजा किसने लगाया है? वह जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो, कोई है? किसने लगाया है दरवाजा? तभी बाहर से ऋषभ की आवाज आई, दरवाजा मैंने लगाया है कप्तान साहब। उसकी आवाज सुनकर देव झल्ला उठा। तो तुम हो? ऋषभ, यह मजाक की बात नहीं है, मंजीत को मेरी सख्त जरूरत है, खोलो दरवाजा। ऋषभ मुस्कुराते हुए, मैं सब समझता हूँ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम चीख चीख कर मुझसे माफ़ी मांगोगे, तो बस शुरू हो जाओ। मुझसे माफ़ी मांगो और कहो कि तुम आइंदा से मुझसे रूडली बात नहीं करोगे और ना ही मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, फिर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। देव अब गुस्से से दरवाजे को जोर से खींचने लगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो ऋषभ, खोलो दरवाज़ा। ऋषभ हंसने लगा, जितना चीखना है चीख लो, पर जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। देव, खोलो दरवाज़ा, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें अगर मंजीत को कुछ हुआ तो। ऋषभ, वह सब तो ठीक है, पर माफ़ी मांगो और जाओ ना। देव का दिल बैठा जा रहा था कि पता नहीं मंजीत किस हाल में होगा। वह कबीर को तो खो चुका था, लेकिन अब मंजीत को नहीं खोना चाहता था। देव गुस्से में झुंझलाता हुआ चीखा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। खुश, अब खोलो दरवाज़ा। ऋषभ ने हंसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। देव ऋषभ की ओर लपका और उसकी कॉलर पकड़ ली। याद रखना, अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ऋषभ ने अब देव के दोनों हाथ पकड़ एक ही झटके में खुद की कॉलर से दूर कर दिए। याद तो तुम रखोगे कि अगर कोई मुझे बिना वजह एटीट्यूड दिखाए या बदतमीजी करे तो मैं उसका यही हाल करता हूँ। जाओ, पहले अपने दोस्त को देखो। देव अब जल्दी से मंजीत के कमरे की ओर भागा।